कहानी की शुरुआत में एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहां खुलकर सांस लेना भी आसान नहीं रहा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही हवा जो कभी जिंदगी देती थी आने वाले वक्त में मौत का सबसे खामोश हथियार बन जाएगी। अब हालात ऐसे हैं कि ताजी हवा की एक गहरी सांस लेना भी खुद को खतरे में डालने जैसा है, क्योंकि पूरी धरती पर जहरीली गैस का राज है और इंसान हो या जानवर, बस कुछ ही सांसों के बाद 3 मिनट के अंदर शरीर जवाब दे देता है। जो सड़कें कभी लोगों की आवाज, गाड़ियों के शोर और भागती जिंदगी से भरी रहती थीं, आज वहां सिर्फ टूटे मकान, जले हुए साइन बोर्ड और खामोश खंडहर खड़े हैं, जैसे इस दुनिया से एग्जिस्टेंस ही धीरे धीरे मिट गया हो। बचे हुए कुछ लोग जमीन के नीचे बने बंकरों में छुपकर दिन गिन रहे हैं, हर पल डर के साथ जीते हुए भी उम्मीद का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़े हुए हैं। इसी उम्मीद की वजह से उन्होंने अपने आखिरी संसाधन इकट्ठा करके एक रिसर्च सेंटर खड़ा किया है, जहां लगातार कोशिश हो रही है कि इस जहरीली गैस को खत्म करने का कोई तरीका मिल जाए, क्योंकि यही अब इंसानियत का आखिरी फ्रंट बन चुका है। स्क्रीन के सामने बैठी लड़की क्लारा इस सेंटर की फील्ड एजेंट है, जिसका पूरा दिन सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करने, हवा के सैंपल चेक करने और हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजने में गुजरता है। किसी को नहीं पता कि ये गैस आखिर आई कहां से, लेकिन कंप्यूटर मॉडल बार बार यही दिखा रहे हैं कि इसकी मात्रा बेहद धीमी रफ्तार से कम हो रही है, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो शायद 30 साल बाद इंसान फिर से जमीन पर बिना डर के सांस ले पाएंगे। यही दूर का सपना क्लारा को उस घुटन भरी अंडरग्राउंड जिंदगी में टिकाए रखता है, क्योंकि वहां हर दिन एक जैसा शांत और अकेलेपन से भरा होता है। क्लारा जब स्क्रीन पर नक्शा देखती है तो उसे समझ आता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसके जैसे कई एजेंट उसी उम्मीद में काम कर रहे हैं। हर कोई अपने छोटे से मिशन को इंसानियत की बड़ी लड़ाई मानकर आगे बढ़ रहा है। उसी रात जब वो अकेले बैठकर किताब पढ़ रही होती है, तभी कंप्यूटर अचानक बीप करता है और हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि नया सप्लाई पैकेज भेजा गया है, उसे सावधानी से रिसीव करना होगा, क्योंकि बाहर का हर कदम खतरे से भरा है। अगली सुबह क्लारा भारी एंटी गैस सूट पहनती है, हथियार चेक करती है और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है। उसके दिल में पहले से ही डर था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, बाहर का नजारा उसे अंदर तक हिला देता है। हवा में धुंधली राख तैर रही है, टूटी हुई सड़कें वीरान पड़ी हैं और हर चीज ऐसी लगती है जैसे दुनिया ने खुद सांस लेना छोड़ दिया हो और अब बस खामोशी ही यहाँ की असली आवाज बन चुकी हो। उसके कदम अपने आप तेज होने लगते हैं, क्योंकि उस जहरीले सन्नाटे में हर सेकंड उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनदेखा खतरा पीछे खड़ा हो। वो बस जल्दी से जल्दी सप्लाई लेकर वापस अपने सुरक्षित बंकर में लौटना चाहती है। तय समय पर आसमान से सप्लाई ड्रोन दिखाई देता है और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए बॉक्स गिरा देता है, लेकिन हवा की दिशा बदलने से बॉक्स निशाने से थोड़ा दूर पानी में जा गिरता है और क्लारा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उसे भारी सूट के बावजूद ठंडे पानी में कूदना पड़ता है। पानी के अंदर हर हरकत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सूट का वजन उसे नीचे खींच रहा होता है। फिर भी वो बॉक्स तक पहुंचती है और राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि बॉक्स की सील मजबूत है और अंदर रखा खाना पूरी तरह सुरक्षित है, इतना कि आधा महीना आराम से निकल सकता है। बंकर के अंदर खाने की कमी तो नहीं होती, लेकिन असली लड़ाई पेट से ज्यादा दिमाग के साथ चल रही होती है, क्योंकि तन्हाई धीरे धीरे इंसान की सोच को कमजोर कर देती है और हर दिन वही रूटीन किसी कैद जैसा महसूस होने लगता है। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था कि अचानक एक दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकती है और नेटवर्क कटने का अलर्ट आ जाता है। उसी पल क्लारा समझ जाती है कि उसका हेडक्वार्टर से कनेक्शन खत्म हो चुका है। अब ना कोई नई जानकारी आएगी, ना कोई सप्लाई ड्रोन और ना ही कोई आवाज जो उसे यकीन दिलाए कि वो अकेली नहीं है। उसके दिमाग में सबसे पहला डर यही आता है कि कहीं वो इसी बंकर में धीरे धीरे खत्म होने वाली तो नहीं। लेकिन तभी उसे पास वाले सिग्नल स्टेशन पर काम करने वाली अपनी साथी याद आती है और वो फैसला करती है कि शायद वहां से फिर से संपर्क बनाया जा सकता है। बिना वक्त गंवाए वो एंटी गैस सूट पहनती है, हथियार चेक करती है और एक बार फिर जहरीली हवा में बाहर निकल पड़ती है। इस बार उसके साथ उसका सबसे भरोसेमंद रोबोट भी होता है, जो बाज की तरह उड़ने वाली मशीन है और आगे आगे रास्ता स्कैन करता हुआ खंडहर शहर के ऊपर से गुजरता है। चारों तरफ टूटी इमारतें, धुंध से ढकी सड़कें और ऐसी खामोशी होती है जिसमें सिर्फ उसके कदमों और मशीन की हल्की आवाज सुनाई देती है। लंबा और थका देने वाला सफर तय करने के बाद क्लारा आखिरकार सिग्नल स्टेशन पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो भारी लोहे का दरवाजा खोलती है, अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल डूब जाता है, क्योंकि पूरा बंकर गंदे पानी से भरा हुआ होता है और हर चीज बर्बादी की कहानी बता रही होती है। उसके अंदर अजीब सा डर जागता है, फिर भी वो हिम्मत करके ऊपर सिग्नल टावर की तरफ बढ़ती है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका दिल तेज धड़क रहा होता
होता है क्योंकि उसे अंदाजा है कि कुछ गलत जरूर हुआ है। ऊपर पहुंचकर वो अपनी साथी को टेबल पर झुकी हुई बिल्कुल स्थिर हालत में देखती है। पहले उसे उम्मीद होती है कि शायद वो बस बेहोश हो, लेकिन पास जाकर सच साफ हो जाता है कि वो काफी पहले ही दम तोड़ चुकी है। टेबल पर रखा एक खत पूरी कहानी खोल देता है, जिसमें लिखा होता है कि किसी मिशन से लौटने के बाद उसकी साथी ने अपना बंकर पानी में डूबा हुआ पाया था और उसी पल से उसकी सर्वाइवल की लड़ाई धीरे धीरे खत्म होती चली गई। उसने आखिरी उम्मीद के साथ हेडक्वार्टर से मदद मांगने की कोशिश की थी, बार बार सिग्नल भेजे थे, लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी वापस आई और कोई जवाब नहीं मिला। और धीरे धीरे अकेलेपन और डर ने उसकी साथी को इतना तोड़ दिया कि आखिर में उसने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये सब पढ़ते हुए क्लारा के हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी से वॉकी टॉकी उठाकर हेडक्वार्टर को कॉल करती है, शायद कोई जिंदा आवाज सुनाई दे जाए, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ सिस्टम बंद होने का ठंडा मैसेज चमकता रहता है और उसी पल उसके माथे पर पसीना आ जाता है। सिर्फ दोस्त की मौत का दर्द नहीं, बल्कि अपने आगे आने वाले अंधे भविष्य का डर भी उसके अंदर बैठ जाता है, क्योंकि अब यहाँ रुकना मतलब धीरे धीरे खत्म होना है। वो अपने हाथ में पकड़े नक्शे को ध्यान से देखती है और समझती है कि हेडक्वार्टर ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए दिल में एक अजीब सा शक और बेचैनी लेकर वहां जाने का फैसला करती है, जैसे उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा हो कि सच्चाई वहीं छुपी है। रात होने पर वो एक टूटी हुई कार के अंदर रुककर खुद को संभालती है। सूट उतारे बिना दीवार से टिककर बैठी रहती है, क्योंकि बाहर की हवा अभी भी जहर से भरी है, और अगली सुबह बिना वक्त गंवाए फिर से सफर शुरू कर देती है, जबकि उसका मैकेनिकल ड्रोन हर वक्त उसके आसपास चक्कर लगाता रहता है, रास्ता स्कैन करता हुआ, क्योंकि अब इस दुनिया में सिर्फ जहरीली गैस ही खतरा नहीं रही, बल्कि बचे हुए इंसान भी सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रास्ते में उसे दूर कुछ लोग दिखाई देते हैं, शायद दूसरे सर्वाइवर, लेकिन क्लारा उनसे दूरी बनाए रखती है और बिना रुके आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि हर मुलाकात सुरक्षित नहीं होती। लंबा सफर तय करने के बाद वो आखिरकार रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। पहचान स्कैन होते ही दरवाजा खुलता है और जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, उसे पहली बार महसूस होता है कि यहाँ की हवा साफ है। एडवांस फिल्टर सिस्टम की वजह से वो मास्क हटाकर भी आराम से सांस ले सकती है, लेकिन राहत का वो पल ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि पूरा बेस अजीब सन्नाटे में डूबा होता है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे सब लोग अचानक गायब हो गए हों। वो एक एक कमरे में जाकर सुराग ढूंढती है और आखिर में एक कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजी गई ईमेल खुली हुई नजर आती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि बेस में संसाधन इतनी तेजी से खत्म हो रहे थे कि रिसर्च प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला लिया गया और सभी लोगों को हेडक्वार्टर छोड़ने का आदेश दिया गया था। ये पढ़ते ही क्लारा के अंदर गुस्सा और खालीपन दोनों एक साथ उठते हैं, क्योंकि ये खबर कभी उसके पास पहुंची ही नहीं थी। उसे समझ आता है कि कुछ दिन पहले अचानक नेटवर्क क्यों कट गया था और वॉकी टॉकी के सिग्नल भी कैसे गायब हो गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे पीछे छोड़ दिया हो। वो अभी इन्हीं सवालों में उलझी खड़ी होती है कि तभी बेस के अंदर अचानक 3 सर्वाइवर घुस आते हैं और माहौल एकदम से फिर से खतरनाक हो जाता है। क्लारा की रिएक्शन इतनी तेज होती है कि सामने खड़े लोग समझ भी नहीं पाते और पलक झपकते ही वो 2 हमलावरों को नीचे गिरा देती है। तीसरा आदमी डर के मारे वहीं घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा होता है कि क्लारा सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लड़ रही है। वो तुरंत हाथ में पकड़ा नक्शा खोलती है और दूरी का हिसाब लगाती है। तभी उसे एहसास होता है कि सबसे नजदीकी शेल्टर तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लग जाएगा, जबकि उसके पास बचा हुआ सामान मुश्किल से 3 दिन चल सकता है। यही सोचकर वो फैसला करती है कि वापस अपने पुराने बंकर जाना ही समझदारी होगी, क्योंकि वहां का स्टॉक कम से कम 10-15 दिन तक उसे जिंदा रख सकता है। वापसी के रास्ते में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अचानक उसका उड़ने वाला रोबोट कंट्रोल खो देता है। मशीन हवा में डगमगाने लगती है और उसी पल कुछ सर्वाइवर घात लगाकर सामने आ जाते हैं। क्लारा को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने एक भारी भरकम आदमी खड़ा होता है, जिसका नाम हैंक है। उसकी आवाज में ताना और गुस्सा साफ महसूस होता है। वो बताता है कि उसने कई बार रिसर्च सेंटर ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया और अब वो जमीन पर बचे कचरे और टूटे सामान से अपनी जिंदगी खींच रहा है। क्लारा कोशिश करती है कि उसे समझा सके। वो कहती है कि रिसर्च सेंटर ने ये फैसले इसलिए लिए ताकि दुनिया को बचाने के लिए सीमित संसाधन सही लोगों तक पहुंच सके, लेकिन हैंक उसकी बात पर हंस देता है और खाली पड़े बेस की तरफ इशारा करके कहता है कि ये सब सिर्फ दिखावा था ताकि अच्छे संसाधन कुछ चुनिंदा लोग अपने पास रख सकें। इतना कहते ही वो बंदूक निकालकर क्लारा पर तान देता है और उसके सबसे कीमती उड़ने वाले ड्रोन की मांग करता है, क्योंकि उसे पता है कि वही मशीन इस जहरीली दुनिया में असली ताकत है।
क्लारा तुरंत मना नहीं कर पाती, इसलिए झूठ बोल देती है कि उसका ईगल ड्रोन अभी दूर गश्त पर है और जल्दी वापस नहीं आएगा। हैंक मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे कोई जल्दी नहीं, क्योंकि उसके पास इंतजार करने के लिए बहुत वक्त है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि क्लारा चुपके से अपने हाथों की हथकड़ी पहले ही ढीली कर चुकी है। जैसे ही पहरेदार का ध्यान थोड़ा सा भटकता है, वो अचानक कुर्सी उठाकर पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक देती है। बिना एक सेकंड गंवाए वो तेजी से आगे बढ़ती है और साफ सटीक वार करके पहरेदार को गिरा देती है। आगे बढ़ते ही उसे एक औरत दिखाई देती है जो चाकू तेज कर रही होती है। माहौल इतना तनाव भरा होता है कि क्लारा पल भर में खुद भी खंजर निकालती है और जोर से उस पर वार कर देती है ताकि रास्ता साफ हो सके। लेकिन इस अचानक हुई हलचल की आवाज आसपास खड़े बाकी गार्ड्स तक पहुंच जाती है और वो बिना सोचे समझे हथियार उठाकर चारों तरफ गोलियां बरसाने लगते हैं, जिससे पूरा माहौल एकदम बेकाबू और जानलेवा हालत में बदल जाता है। क्लारा चारों तरफ से घिर जाती है और कुछ पल के लिए उसे सच में लगता है कि अब बच निकलना नामुमकिन है। हर तरफ बंदूकें तनी हुई हैं और बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं दिखता। तभी आसमान से उसका ईगल ड्रोन सही समय पर आकर हमला रोक देता है। तेज आवाज के साथ गार्ड्स पीछे हटते हैं और क्लारा को सांस लेने का एक मौका मिल जाता है। वो आगे बढ़कर हालात समझने ही वाली होती है कि पीछे से एक और गार्ड अचानक उसे पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि क्लारा का संतुलन बिगड़ने लगता है और लगता है कि अब वो छूट नहीं पाएगी। उसी वक्त अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है और पीछे खड़ा गार्ड वहीं ढेर हो जाता है। क्लारा चौंक कर मुड़ती है और सामने खड़ी औरत को देखकर उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा होता है जैसे आईने में खुद को देख रही हो। दिमाग में हजार सवाल उठते हैं, लेकिन उस वक्त रुककर सोचने का समय नहीं होता, इसलिए दोनों बिना कुछ बोले वहां से भागने लगती हैं। भागते हुए जैसे ही वो एक कमरे में घुसती है, अचानक एक गार्ड क्लारा को पकड़ लेता है और उसकी ताकत कम पड़ने लगती है, क्योंकि वो पूरी तरह दब चुकी होती है। आखिरी पल में वो उसके चेहरे से मास्क खींचकर हटा देती है और जहरीली हवा लगते ही गार्ड कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ वही रहस्यमयी लड़की भी भयंकर लड़ाई में फंसी होती है। भीड़ के बीच हैंक का भारी शरीर साफ नजर आता है और माहौल फिर से खतरनाक बन जाता है। क्लारा की बंदूक अब खाली हो चुकी होती है, एक भी गोली नहीं बची होती, इसलिए वो पास पड़ा लकड़ी का डंडा उठाती है और पूरी ताकत से हैंक के पेट में घुसा देती है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है और समझ जाता है कि अब उसकी हार तय है। गुस्से में हैंक ड्रोन का कंट्रोलर तोड़ देता है ताकि क्लारा का सबसे बड़ा सहारा खत्म हो जाए और हालात फिर से उसके खिलाफ हो जाएं। क्लारा जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाती है, उंगली ट्रिगर पर जाती है और एक पल को लगता है कि वो सब खत्म कर देगी, लेकिन आखिरी सेकंड पर खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि हैंक भी इस टूट चुकी दुनिया में बस सर्वाइवल की कोशिश कर रहा एक बेबस इंसान है। सामने का खतरा खत्म होते ही क्लारा तुरंत उस अजीब सी दिखने वाली लड़की से पूछती है कि वो आखिर कौन है और क्यों बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। लड़की शांत आवाज में सच बताती है कि असल में वो दोनों क्लोन हैं और रिसर्च सेंटर के क्लारा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये सुनकर क्लारा गुस्से में इसे मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी यादों में बचपन से रिसर्च सेंटर ही उसका घर रहा है और पिछले 10 साल से वो अंडरग्राउंड बंकर में काम कर रही है। उसकी हर याद इतनी असली लगती है कि उन्हें झूठ मानना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। मगर सामने खड़ी दूसरी क्लारा बिना किसी भाव के ठंडी आवाज में सच बताना जारी रखती है। वो कहती है कि उसके दिमाग में जो भी बचपन और जिंदगी की यादें घूम रही हैं, वो असली नहीं बल्कि इंसानों द्वारा डाली गई जेनेटिक कोडिंग है, जैसे किसी मशीन में डेटा भर दिया गया हो ताकि वो खुद को इंसान समझकर मिशन पूरा करती रहे। क्लारा ये सुनकर अंदर से हिल जाती है और मानने से इनकार करती है, लेकिन दूसरी क्लारा रुकती नहीं और बताने ही वाली होती है कि रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर में पहले क्या हुआ था। दोनों सिस्टम में गहराई से खोजती हैं और तभी उन्हें 2 पुराने फेल प्रोजेक्ट्स की एनक्रिप्टेड फाइलें मिलती हैं, जिनको खोलते ही सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। पता चलता है कि हाल ही में शुरू किया गया क्लारा प्रोजेक्ट असल में सैकड़ों हजारों क्लोन बनाने की योजना थी, ताकि इंसानों की जगह वही खतरनाक और अकेलेपन वाले मिशन कर सकें, क्योंकि असली लोग अब ऐसे जोखिम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में बचे हुए इंसान कम होते गए, हेडक्वार्टर ने फैसला कर लिया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालना अब मुमकिन नहीं है, इसलिए उसे अचानक बंद कर दिया गया और पहले से बने क्लोन को बस बेकार समझकर छोड़ दिया गया, जैसे उनकी कोई अहमियत ही ना हो। सामने खड़ी क्लोन लड़की इस सच्चाई को दिल से सहन नहीं कर पाती। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है और वो कसम खाती है कि रिसर्च सेंटर के असली इंसानों से जवाब लेकर ही रहेगी। इसी वजह से वो काफी वक्त से अलग अलग जगहों पर भटकती हुई उनकी तलाश कर रही है। उसे जानकारी मिली है कि ऊंचाई वाली जगहों पर जहरीली गैस कम असर करती है, इसलिए पहले
जिन ऊंचे इलाकों में कुछ नहीं मिला उन्हें छोड़कर अब वो अंदाजा लगाती है कि ये टूटी हुई ऊंची बिल्डिंग और उसके पास खड़ा पहाड़ शायद रिसर्च सेंटर का नया बेस हो सकता है। क्लारा के अंदर भी अब गुस्सा और उलझन एक साथ बढ़ चुके होते हैं, इसलिए वो भी उसके साथ जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि सच जाने बिना अब वो वापस नहीं लौट सकती। दोनों सावधानी से पास की ऊंची इमारत में दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखती है ऊपर से तेज आवाज में अनाउंसमेंट गूंज उठती है और पता चलता है कि ये जगह पहले से ही कुछ सर्वाइवर्स के कब्जे में है। क्लारा दीवार पर लगा फोन उठाती है तो दूसरी तरफ मौजूद आदमी तुरंत पहचान लेता है कि वो दोनों क्लोन हैं। उसकी आवाज में चालाकी साफ महसूस होती है। वो बताता है कि उसने खदान के नीचे एक सुरक्षित कैंप बना रखा है जहां साफ हवा है, मास्क की जरूरत नहीं पड़ती और खाने पीने का सामान भी ठीक ठाक है, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ शामिल होने का न्योता देता है। लेकिन क्लोन लड़की के दिल में इंसानों के लिए गहरी नफरत भरी होती है। वो ऊपर से शांत होकर हाँ बोल देती है ताकि शक ना हो, मगर जैसे ही सामने से गार्ड उन्हें लेने आता है वो बिना चेतावनी बंदूक उठाकर उसे गोली मार देती है। इस एक हरकत से पूरा माहौल अचानक तनाव से भर जाता है और इमारत के बड़े दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि अब बाहर निकलना आसान नहीं रहने वाला। क्लारा दीवार के पीछे झुककर तेजी से हालात समझने की कोशिश करती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं क्योंकि हर तरफ से खतरा महसूस हो रहा होता है। तभी अचानक एक हैंड ग्रेनेड उसकी तरफ घूमता हुआ आता है और बिना एक सेकंड गंवाए वो उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देती है। बाहर जोरदार धमाका होता है और उसी पल दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज इमारत की खाली दीवारों से टकराकर गूंजने लगती है और इसी अफरा तफरी में एक गार्ड पीछे से क्लारा को पकड़कर उसे बंधक बना लेता है। वो क्लोन लड़की की तरफ बंदूक तान कर चिल्लाता है कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो क्लारा जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन क्लोन लड़की भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वो तुरंत पलटकर एक दूसरे गार्ड को पकड़ लेती है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे दोनों तरफ से बंदी बदलने की बात बन जाएगी और लड़ाई रुक सकती है, मगर उसके दिल में जमा गुस्सा आखिर काबू में नहीं रहता और अचानक वो ट्रिगर दबा देती है। फिर से भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है और गोलियों की आवाज पूरे इलाके को हिला देती है। किसी तरह दोनों वहां से जान बचाकर निकल तो जाती हैं, लेकिन क्लोन लड़की बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। उसकी प्रोटेक्टिव सूट तेजी से खून से भीगने लगती है और हर कदम पर उसकी ताकत कम होती जाती है। क्लारा उसे कंधे से सहारा देकर धीरे धीरे पहाड़ की तरफ ले जाती है, मगर रास्ता लंबा और मुश्किल होता है। हर सांस जैसे भारी लग रही होती है और हर कदम पर डर होता है कि कहीं वो गिर ना जाए। जैसे ही दोनों शिखर के करीब पहुंचती हैं, क्लोन लड़की की ताकत जवाब दे देती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। टूटती हुई सांसों के बीच वो अपनी आखिरी इच्छा बताती है कि मरने से पहले बस एक बार रिसर्च सेंटर का नया बेस देखना चाहती है। उसकी आवाज में उम्मीद और दर्द दोनों साफ सुनाई देते हैं। क्लारा बिना कुछ कहे सिर हिलाती है। उसकी आंखों में भी नमी होती है और वो उस अधूरे सपने को दिल में लेकर अकेले ही ऊपर चढ़ने लगती है, मगर शिखर पर पहुंचकर उसके सामने फिर वही जहरीली धुंध से ढका वीरान इलाका फैल जाता है, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता, सिर्फ खामोशी और टूट चुकी दुनिया का एहसास। वो अपने आंसू रोकते हुए वापस नीचे आती है और क्लोन लड़की के पास बैठकर धीरे से कहती है कि उसने ऊपर बहुत से जिंदा लोग देखे हैं, साफ हवा है, बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे हैं और जिंदगी फिर से शुरू हो चुकी है। ये सुनते ही क्लोन लड़की के चेहरे पर सुकून उतर आता है। उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगती हैं और वो आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि चाहे वो क्लोन ही क्यों ना हो, दिल से वो भी इस दुनिया को दोबारा खूबसूरत देखना चाहती थी। क्लारा जानती है कि ये सब सच नहीं है, मगर वो उसे आखिरी पल में टूटने नहीं देना चाहती, इसलिए ये छोटा सा झूठ बोल देती है। अब क्लारा फिर से अकेली रह जाती है। थका हुआ शरीर और भारी दिल लेकर वो अपने पुराने ठिकाने की तरफ लौटने लगती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि बंकर का दरवाजा पहले से खुला पड़ा है और जैसे ही क्लारा अंदर कदम रखती है, उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी जाती है, क्योंकि जिस जगह को वो अपना आखिरी सुरक्षित ठिकाना समझ रही थी वहां हर चीज बिखरी हुई होती है। खाने के पैकेट फटे पड़े हैं, मशीनें तोड़ी जा चुकी हैं और महीनों से जमा किया गया सारा सामान किसी ने बेरहमी से बर्बाद कर दिया होता है। उसकी
नजर धीरे धीरे कमरे में घूमती है और तभी सोफे पर आराम से बैठा एक आदमी दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही हैंक होता है जिसे उसने पहले जिंदा छोड़ दिया था। हैंक की आंखों में थकान और जिद दोनों साफ दिखती हैं और उसी पल क्लारा समझ जाती है कि हालात अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। वो अपने आसपास खाली पड़े डिब्बे और टूटे फिल्टर देखती है और दिमाग में तेजी से हिसाब लगाती है। उसे एहसास हो जाता है कि इस हालत में उसके पास शायद एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि बिना साफ हवा और सप्लाई के यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन है। अंदर जमा सारी भावनाएं अचानक बाहर निकल आती हैं और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है, जैसे अब तक रोका हुआ हर डर और हर अकेलापन एक साथ टूट पड़ा हो। कुछ पल तक वो चुप खड़ी रहती है, हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में गुस्सा, पछतावा और थकान सब एक साथ भरे होते हैं और आखिरकार वो धीरे से हथियार उठाती है, उंगली ट्रिगर पर जाती है और कांपते हुए उसे दबा देती है। यही थी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म क्लारा की पूरी कहानी, जहां शुरुआत में एक मिशन पर निकली लड़की की सर्वाइवल की लड़ाई धीरे धीरे उसकी पहचान के सच तक पहुंच जाती है। आखिर में जो बड़ा ट्विस्ट सामने आता है वो पूरी कहानी का मतलब बदल देता है, क्योंकि जिस हीरोइन को हम इंसान समझकर उसकी जर्नी देख रहे होते हैं वही असल में एक क्लोन निकलती है जिसे इंसानों ने अपने काम के लिए बनाया और फिर बिना सोचे समझे छोड़ दिया। फिर भी उसके अंदर इंसानियत की एक नरम जगह बची रहती है, वही उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है और यही वजह है कि वो हर बार आखिरी पल में दया दिखा देती है। लेकिन किस्मत की विडंबना यही है कि उसी अच्छाई की वजह से वो बार बार कमजोर पड़ती है और आखिर में उसकी जीने की आखिरी उम्मीद भी उससे दूर होती चली जाती है। इस उजड़ी हुई दुनिया में जहां हर कदम पर मौत खड़ी है, कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या हर हाल में अच्छा बने रहना सही है या फिर सर्वाइवल के लिए इंसान को अपने नियम खुद बदलने पड़ते हैं। अब तुम बताओ, अगर तुम क्लारा की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय जरूर लिखना और मिलते हैं अगली कहानी में।